देखिए लास्ट क्लास में कुछ लोगों ने कहा था कि थोड़ा हम लोग रश कर गए हैं, तो मैं एक बार बहुत ही ब्रीफली हर पॉइंट को इल्यूमिनेट कर देता हूँ। बहुत केयरफुली सुनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, हाँ हाँ मुझे सब पता है, मैं हर एक पॉइंट एक बार बहुत आराम से बता रहा हूँ। तुम लोग बहुत आराम से सुनो, हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हमने ओम्स लॉ डिराइव किया था, और ओम्स लॉ डिराइव करने के बाद इसमें एक दो टर्म्स हमने नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो नए टर्म्स कौन कौन से टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे? तो उसमें सबसे पहला टर्म था कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी की वैल्यू डेरिवेशन से हमें पता है, डेरिवेशन से पता चला। डेरिवेशन में एक्चुअली ये टर्म आता है पूरा पूरा माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ में, लेकिन ये पूरा टर्म हर बार इक्वेशन में लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इस पूरे टर्म का हमने नाम रख दिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया कंडक्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि वो मटेरियल चार्जेस के फ्लो के लिए कितना ज्यादा फेवरेबल है। तो सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे वो कंडक्टिविटी से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से कंडक्टिविटी से एसोसिएटेड क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है। और इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या है? एक तो इस तरह का क्वेश्चन होगा तुम्हें, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक मास, और इन सारी क्वांटिटीज के साथ कंडक्टिविटी कैसे डिपेंडेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कंडक्टिविटी से टेम्परेचर वाले पूछे जा सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर को कम करने से कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, फिर मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ में आते हैं, और मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ को डिराइव किया, और उसमें हमने माना कि कंडक्टर की शेप कैसी भी हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर की प्रोड्यूस होगी, और यूनिफॉर्म नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से जो कंडक्टर जो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो रो एल अपॉन ए के इक्वल होगी। ठीक है, तो ओम्स लॉ में ये फैक्टर आता है, ये वाला टर्म आता है, इसका नाम हमने रख दिया रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस यही इंडिकेट करता है कि वो कंडक्टर चार्जेस के फ्लो को कितना ज्यादा अपोज कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से डायरेक्टली एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नीट में तो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा वो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन में ऐसा मान सकते हो। लेकिन दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली अभी सर्किट तक गए नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चंस में तो लेंथ और एरिया की डिपेंडेंस पूछी जा सकती है ना, कि लेंथ लेंथ को डबल किया, हाफ किया, एरिया को हाफ किया, डबल किया, रेजिस्टेंस बताओ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ करके कंडक्टर की शेप ही तुम्हें चेंज करके दे दी जाएगी। वैसे तो हमने ये रिलेशनशिप निकाला है सिलिंड्रिकल शेप के लिए, तो इस सिलिंड्रिकल शेप के लिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये लेंथ एल। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए के इक्वल हो। ठीक है, अगर मान लो सिलेंडर की जगह इस क्यूबॉइड शेप का मान लो कुछ ऐसा भी अगर है ना, इस टाइप का भी अगर इस टाइप का भी अगर रॉड है या कंडक्टर है, तो इसके अक्रॉस भी तुम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे। ठीक है, और लेंथ देखोगे, इससे तुम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि लेंथ और एरिया हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। लेंथ और एरिया तभी हम बता सकते हैं जब हमें ये बता दिया जाए कि इस कंडक्टर को सर्किट में एक्चुअली कनेक्ट कैसे किया गया है।
ठीक है, तो मान लो अगर ये दोनों पॉइंट्स है ना, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो ये वाला एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, मैंने इसीलिए असाइनमेंट भी नहीं दिया था कि तुम लोग थोड़ा कह रहे थे कि सर्किट सॉल्विंग, बहुत लोगों का इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, तो एक बार मैं बहुत, ठीक है, आराम से बता देता हूँ सारी चीजें, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ, उसके बाद तुम किसी भी सर्किट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, कितना भी डिफिकल्ट सर्किट हो, मतलब दिखने में कितना भी डिफिकल्ट हो। एनीवे, हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब तक हमें कंडक्टर को कैसे कनेक्ट किया गया ये नहीं बताया जाए, तब तक हम रेजिस्टेंस के लिए लेंथ और एरिया नहीं डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये बोला गया, ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब तुम्हें करंट पता है कैसे फ्लो कर रहा है, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टर की लेंथ लेनी पड़ती है। ठीक है, और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके ठीक परपेंडिकुलर एरिया को ही तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया मानो। ठीक है, मान लो तुम्हें कंडक्टर ऐसा दे दिया गया है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस बताओ कितनी हो। ठीक है, तो इसके लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो तो बिल्कुल ये वाला एरिया होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए की जगह तो ये वाला एरिया लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये एंगल वाला इंक्लाइंड एरिया कंडक्टर का एरिया नहीं कहलाएगा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें लेंथ भी चाहिए, एरिया तो फिक्स है यही होगा। लेंथ में तुम कह सकते हो कि लेंथ ये वाली लेनी चाहिए, ये वाली लेनी चाहिए, बीच की में, तो लेंथ में एम्बिगिटी तो मान सकता हूँ, लेकिन एरिया बिल्कुल जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके ठीक परपेंडिकुलर लिया जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के रेजिस्टर के फॉर्मूले से जो बनाए जा सकते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो, मतलब पहले तो जो कंडक्टर दी गई थी उसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल यूनिफॉर्म था, रेजिस्टेंस पूछी गई है रो एल अपॉन ए। ठीक है, लेकिन मान लो हमें कुछ रेजिस्टर ऐसा दिया गया है, कोनिकल बकेट की शेप का। ठीक, कैसा, कैसी शेप है ये इमेजिन कर पा रहे हो, बिल्कुल सॉलिड कोनिकल बकेट की शेप का ये कंडक्टर है, और इसके जो सर्कुलर फेसेस है ना, हाँ फ्रस्टम बिल्कुल, लेकिन ये सॉलिड है। इसके जो सर्कुलर फेसेस है, इसको समझोगे, जो सर्कुलर फेसेस है, सर्कुलर फेसेस से हम ये बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, कुछ ऐसे फ्लो करेगा, है ना, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और अगर करंट यूं फ्लो करेगा तो इसके लिए लेंथ की वैल्यू तो ये वाली लेंथ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लेंगे, क्योंकि एरिया इसका अलग अलग है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि इस कोनिकल बकेट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। क्या क्या चीजें क्वेश्चन में बता दी गई हैं, तो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि इस कोनिकल बकेट की जो लेंथ है, वो कोनिकल बकेट की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, और साथ साथ इसके जो दोनों सर्कुलर फेसेस हैं, इन दोनों सर्कुलर फेसेस की रेडियाई बता दी गई है। ठीक है, रेडियाई बता दी गई है, रेडियाई कितनी कितनी है, तो रेडियाई है R1 for the smaller face and R2 for the larger face। और इस कंडक्टर, ये कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी कंडक्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी रो है। ठीक है, तो रो भी गिवन है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज रो, तो हमें इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इसको तुम लोग ट्राई करो पहले, फिर मैं ट्राई करता हूँ। अप्रोच बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे।
हाँ बताओ। कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि एक बार तो रो एल अपॉन ए से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर इसकी लेंथ हम लिख भी लेते हैं एल जो कि गिवन है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज होता जा रहा है। बाय द वे इसमें एक और पॉइंट हम मैं यहाँ पे तुम्हें लगे हाथों बता देता हूँ। मान लो सच में बिल्कुल ऐसी बॉडी है, इमेजिन करो, ठीक है? इसके अराउंड बिल्कुल कोई इंसुलेटर है, एयर सबसे अच्छा इंसुलेटर है, और इसके आसपास या वैक्यूम है, ठीक है? और हम ये जो दो कंडक्टिंग वायर्स है ना, यहीं से बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो तुमसे पूछा गया है कि ये बताओ कि इस कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू क्या हर जगह सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? क्या लगता है तुम्हें? ये कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। करंट करंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? करंट करंट डिफरेंट होगा। मुझे पता नहीं है कि कैसे, किस लॉजिक से तुम लोग डिफरेंट बोल रहे हो। अरे मान लो जितना भी चार्ज बैटरी से निकलेगा, ठीक है, वो यहाँ कहीं स्टोर तो होना नहीं है, वो इसके क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस सेम चार्ज जो है ना, वो पास करेगा, ठीक है? अब चार्जेस का जो फ्लो होगा वो एग्जैक्टली exactly कैसा होगा, तो वो तुम ऐसा गेस कर सकते हो कि यहाँ से जैसे यहाँ पे कम रास्ता है तो करंट यहाँ पे ऐसे है, और फिर यहाँ पे ना इस तरह से इसके सर्कुलर फेस पे फैल जाएंगे, और ये सारे करंट जो है ना स्प्रेड होकर के कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद फिर ऐसे कन्वर्ज होकर के सब मिल करके यहाँ से चले जाएंगे। एक्चुअल मॉडल तो बता चुका हूँ कि इनका बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा पाथ नहीं होता है, वो तो रैंडम प्लस डायरेक्शनल मोशन होता है, जिगजैग वे में ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनका जो इफेक्टिव मोशन है अगर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो इसी तरह से होगा। लेकिन लेकिन किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज एग्जिट भी करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही कंटिन्यूटी इक्वेशन टाइप का है जो फ्लूइड्स में पढ़ा था। ठीक, एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जितना भी वॉल्यूम पानी का एक सेक्शन से पास कर रहा है दूसरे सेक्शन से भी सेम वॉल्यूम पास करेगा, ठीक है? तो करंट अलग अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है? करंट स्टेडी रहने के लिए, करंट कंटिन्यूअस रहने के लिए, स्टेडी रहने के लिए करंट हर जगह पर सेम होगा। टोटल टोटल करंट या किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस टोटल चार्ज जो एक सेकेंड में पास करेगा वो सेम रहेगा, ठीक है? तो करंट तो सेम रहेगा हर जगह, लेकिन करंट डेंसिटी ऑब्वियसली चेंज होती जाएगी। तो जो भी चार्जेस इस छोटे से एरिया से स्टार्टिंग में पास कर रहे थे वो सारे चार्जेस अब इस लार्ज एरिया से पास करेंगे, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी फॉल कर कम हो जाएगी, यहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन करंट अलग अलग थोड़ी हो सकता है, करंट कैसे अलग हो जाएगा? कि करंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि चार्जेस सेम रहेंगे, जितने चार्जेस यहाँ से चलेंगे उतने ही चार्जेस यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है? इसमें तो अब अच्छा मुझे ये बताओ कि जितने लोग करंट डिफरेंट होगा ये आंसर कर रहे थे वो अब मेरी बात से अग्री हो गए ना? कोई ऐसा है जो कि डिसएग्री कर रहा है अभी भी कि नहीं करंट अलग? हम मान रहे हैं कि नहीं करंट अलग ही होना चाहिए, यहाँ से 5 एम्पेयर आया और यहाँ पे 10 एम्पेयर बन गया। ऐसा कोई है जो कि मान रहा है कि करंट अलग अलग हो सकता है? ठीक है, वेरी गुड। डिसएग्री नहीं करते हो तो मजा नहीं आता है। एनीवे इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा मैं बार बार कंडक्टर की रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, तो ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि कंडक्टर अगर हम मतलब जो डेली यूज में कंडक्टर बोल रहा हूँ उसका मतलब यही होता है कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही लो है, ठीक है? और डेली यूज में जो रेजिस्टर बोलता हूँ
उसका मतलब होता है कि उस बॉडी की वो भी मेटालिक होगी, अलॉय होगा, है ना। वो हम अपने से मैन्युफैक्चर करते हैं अलग अलग टाइप का अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग अपना अलॉय बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं। anyway, तो डेली यूज में अगर रेजिस्टर बोला जाए तो उसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंस है, कंडक्टर बोला जाए नेग्लिजिबल है। लेकिन मैं यहाँ पर कंडक्टर बार बार बोल रहा हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस बकेट का की रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम सोचेंगे कि इसकी हम इस बकेट की रेजिस्टेंस कैलकुलेट क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्यों नहीं पता लगा पा रहे। इसलिए नहीं पता कर पा रहे हैं क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रॉब्लम कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह पर अलग अलग है। तो हम सोचेंगे अगर हम इस बकेट को डिवाइड कर देंगे इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स में, और अगर इस बकेट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक एलिमेंट कैसा दिखेगा पता है? हर एक एलिमेंट कैसा दिखेगा? हर एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट इस तरह से डिस्क शेप का दिखेगा। डिस्क कह लो या सिलेंडर कह लो, सिलेंडर डिस्क ही होता है, बस उसको उसकी हाइट कम कर दी गई है। और और अगर ये सिलेंडर बन गया है तो इस एलिमेंट का की रेजिस्टेंस हम आसानी से लिख सकते हैं। इस एलिमेंट की रेजिस्टेंस कितनी होगी? जो भी इसकी लेंथ होगी और जो भी इसका एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग रो एल अपॉन ए। और टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इन सारे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस को हम ऐसे अगर हम साथ में लगा के रख रहे हैं तो इनकी रेजिस्टेंस ऐड होगी कि ये हम कैसे कह सकते हैं। तो ये तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम कुछ टाइम में भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं सॉरी रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए कॉमन सेंस से तुम समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, कि वो चार्जेस को फ्लो को कितना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो अगर सीरीज में ये रेजिस्टेंस आते चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा कि अगर सीरीज में इस तरह से साइड बाय साइड स्टैक करके रेजिस्टेंस रख दिए जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं कि इस कोनिकल बकेट को डिवाइड कर रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट्स में और हर एक एलिमेंट की रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, यही टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर इतना तुम बता पाते हो तो फिजिक्स का काम कंप्लीट है, आगे सिर्फ मैथमेटिक्स है। अगर तुम इतना समझ पा रहे हो कि इसको बहुत सारे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करो, हर एक एलिमेंट की रेजिस्टेंस को ऐड करो, और ऐड करने के बाद, हाँ आशिक तुम सही कह रहे हो, ऐड करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली जो फिगर है ना, इसको इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स मतलब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब डायग्राम थोड़ा अनक्लियर हो सकती है, इसलिए इसका साइड क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा फिगर क्लियर हो। ठीक है, इससे काम हो जाएगा। ये 3D में है लेकिन उसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ, सब इमेजिन कर पा रहे हो ना? ठीक है, ये सर्दियों में मुझे याद है कि वहां पे मुझे गर्म पानी की बोतल रखनी पड़ती थी क्लास के टाइम में, ठीक, जिससे ड्राइनेस ना है। अभी भी मैंने वही किया हुआ है। ठीक, गर्म चाय है मेरे पास, फिर चाय के साथ टीचिंग, इससे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। एनीवे, ठीक है, तो दोनों साइड
दोनों साइड रेडियाई हमें गिवन है और हम क्या कर रहे हैं कि इसका एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। अब एलिमेंट मान लो लेटेस्ट से एलिमेंट कुछ यहाँ पर आ रहा है, एलिमेंट कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। साइड से जो हमें लेंथ दिखेगी ना वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस दिखेगा। ओके ठीक है। इस एलिमेंट की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इस एलिमेंट की रेजिस्टेंस डी आर एज्यूम कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस अगर आर है तो इस एलिमेंट की रेजिस्टेंस डी आर एज्यूम कर लेते हैं। और अच्छा यहाँ पे दो टाइप के आर है, कैपिटल आर लिखूंगा ना। अच्छा ये इमेजिन नहीं हो पा रहा है आशिक, देखो पहले इसको देखो, ये कैसी शेप का है ये तो समझ में आ रहा है ना। ऐसा ऐसा ग्लास भी तो होता है, ग्लास को सॉलिड मान लो, ठीक है। तो और इसको साइड से देखोगे ना तो वो ऐसा दिखेगा साइड से, ये ऐसा क्रॉस सेक्शन है, लेकिन उसको मैं ड्रॉ करूंगा फिगर में तो थोड़ा क्लैरिटी कम हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको यूं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ड्रॉ किया है बस, ठीक है। इसके साथ साथ तुम्हें इमेजिन करना है कि पूरा पूरा क्रॉस सेक्शन है। ओके 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 ओके, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। तो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम होता है वेरिएबल डिसाइड करना। तो यहाँ पे वेरिएबल हमें क्या लेना चाहिए, बताओ वेरिएबल क्या लेना चाहिए। वेरिएबल क्या लेना चाहिए, वेरिएबल वेरिएबल लेट अस अज्यूम। अब ये वेरिएबल में तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी बार कर चुके फिर भी इतना टाइम लगाते हो। हम बोलेंगे कि लेट अस अज्यूम, ये जो टॉप है ना, मतलब हमारा एक्चुअल जो एक्चुअल ये बकेट है वो तो इतना सा पार्ट है, ये डॉटेड लाइन से कंफ्यूज ना हो, ये थोड़ा आइडिया देने के लिए कि ये कौन का पार्ट है, काट करके निकाला है हमने। तो तुम्हारे पास ये बकेट है, तो तुम चाहो तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ना, मतलब इसके एक्सिस के अलोंग छोटे वाले सर्कुलर फेस के सेंटर से एलिमेंट के सेंटर तक की डिस्टेंस को x अज्यूम कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट एंड से या लेफ्ट एंड को ओरिजिन मानते हुए x डिस्टेंस पर dx विड्थ का, dx थिकनेस का एलिमेंट इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। dx थिकनेस, dx थिकनेस का एक एलिमेंट इमेजिन कर रहे हैं। और ये dx क्या है पता है, ये जो एलिमेंट है ना इसको अगर तुम थोड़ा मैग्नीफाई करके देखोगे, ये जो एलिमेंट है इसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो ये एलिमेंट एक्चुअली कंप्लीट एलिमेंट कुछ ऐसा है कि जिसका कि हम सिर्फ साइड वाला पार्ट अभी देख पा रहे हैं। कंप्लीट एलिमेंट कुछ ऐसा है ना। सबसे पहले हमें इसी एलिमेंट की हाँ हाँ, जो दवाई की टैबलेट देखते हो ना वो भी डिस्क शेप की होती है, बहुत सारी टैबलेट इस शेप की आती है। ये dx है, ठीक है। ठीक है, तो हम x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंटल डिस्क इमेजिन कर रहे हैं और सबसे पहले इस एलिमेंटल डिस्क की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इस एलिमेंटल डिस्क की रेजिस्टेंस कितनी होगी, कैसे लिखेंगे, तो एलिमेंटल डिस्क की रेजिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ dr इक्वल्स रो एल अपॉन ए। अब ये वाला जो एलिमेंट है ना इसके लिए करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इस एलिमेंट के लिए जो लेंथ होगी वो ऑब्वियसली dx होगी, l की जगह हमें dx लिखना पड़ेगा। और इस एलिमेंट के लिए जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, ये शेडेड एरिया, ठीक है। तो जल्दी से जरा बताओ कि जल्दी से जरा बताओ कि इस एलिमेंट की रेजिस्टेंस कितनी लिखेंगे, रो एल अपॉन ए से। तो रो हमें गिवन है तो रो को तो एज सच लिख देता हूँ रो। इसकी लेंथ कितनी लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिखेंगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमें पता नहीं है क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पर जो एलिमेंट आएगा
उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होगा। तो एक काम करते हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो इसकी रेडियस के अकॉर्डिंग होगा। तो एक काम करते हैं, इसकी रेडियस को स्मॉल आर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, रेडियस को स्मॉल आर एज्यूम कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आएगी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रो एल अपॉन ए, और ये इस एलिमेंट की रेडियस होगी। अब हमें करना कुछ नहीं है, इस तरह के सारे एलिमेंट्स की रेजिस्टेंस को ऐड करना है। तो सारे एलिमेंट्स की रेडियस को सारे एलिमेंट्स की रेजिस्टेंस को ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेट कर। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हम सोचेंगे कि हमारे स्कोप में सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन है, तो हमें इसके अंदर के सारे टर्म्स को सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। x का तो हमें पता है, x की लिमिट भी पता है, 0 से l जाएगी। लेकिन यहाँ पर रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे x भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट जैसे जैसे हम कंसीडर करेंगे उनकी उनकी रेडियस अलग अलग होगी। तो हमें x और r को रिलेट करना पड़ेगा। जब तक हम x और r को रिलेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस इंटीग्रेशन को भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हमें x और r को किसी तरह से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब x को देख करके r कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने का बहुत तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो और भी बहुत मेथड्स है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, रिलेट करने के लिए मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। मैं यूं यहाँ से ना, तुम लोग अपने से कर सकते हो, ये पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हमें हमें करना क्या था ना कि ये वाली लेंथ निकालनी थी। इसको दूसरे पेज में ड्रॉ कर दूं क्या? मैं इन सब चीजों में रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ एक बार बताऊं, इसको रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, तो देखो, हालांकि ये एक्सिस है इसकी, लेकिन एक्सिस के पैरेलल में ये वाली लाइन ड्रॉ। ठीक है, और हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया है वो एक्स डिस्टेंस पर कुछ इस तरह से है। ये हमारा एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है। हाँ, तो अब तुम थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसका मतलब बस इसको आंख बंद करके देखो मत, खुद से सोचो कि ये वाली लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। अगर ये लेंथ पता चल जाएगी तो एलिमेंट का एरिया पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस पता चलेगा। ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? x गिवन है, हमें ये टोटल लेंथ निकालनी है। तुम सोचो इस पार्ट की लेंथ तो r1 की इक्वल है, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है। ये वाली लेंथ, हमें ये वाली लेंथ, अगर ये वाली एक्स्ट्रा लेंथ पता चल जाए ना तो हम रेडियस भी निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ के लिए तुम सोचो यहाँ से यहाँ तक x है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो हम ये वाली लेंथ निकालना चाहते हैं। ठीक है, इसको y मान लेते हैं लेटेस्ट से। तो हम सोचेंगे अगर हम इन दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी देखें, ये वाला ट्रायंगल और ये दूसरा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सिमिलर है या नहीं? तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें हमें साइड्स पता है, इसमें बेस l के इक्वल है और हाइट r2 माइनस r1 की इक्वल है। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में हमें साइड्स पता है और छोटे वाले ट्रायंगल में हमें एक साइड निकालना है। तो नेचुरल चॉइस सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं, और ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए सेम होना चाहिए। गलत कह रहा हूँ क्या? गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? ठीक है, तो छोटे ट्रायंगल में हम लिखेंगे y अपॉन x, ये इक्वल होगा r2 माइनस r1 अपॉन l के।
ठीक है। और y की वैल्यू हो जाएगी, x टाइम्स R2 माइनस R1 अपॉन L। ठीक है। और अगर y पता चल गया तो r भी पता चल गया, क्योंकि r की जो वैल्यू होगी वो R1 प्लस y के इक्वल होगी। ठीक है। R1 प्लस y का मतलब x टाइम्स R2 माइनस R1 अपॉन L, ये रेडियस होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? रेडियस की वैल्यू जो लिखी है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब इसके बाद बचा है क्या? रेडियस की वैल्यू पता चल गई। हाँ आशिक, इसमें बताओ। तो तुम आशिक सही से देख नहीं रहे, तुम पहले बहुत ही केयरफुली इस डायग्राम को देखो और ये सोचो कि हमें यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मैं कह रहा हूँ ये हमारे बकेट की एक्सिस थी। ठीक है, ये बकेट की एक्सिस थी। तो एक्सिस के पैरेलल इस कॉर्नर से हम एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये ट्रायंगुलर शेप में दिखता है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इस ट्रायंगल के लिए अगर हम ये परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लें, जिसको कि मैं y नाम दे रहा हूँ, ये वाली लेंथ अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो R1 है ही, वो नोन है क्वेश्चन में। ठीक है, बस उसमें ये वाला पार्ट अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमें y कैलकुलेट करना था, और y कैलकुलेट करने के लिए बस मैंने इतना ही तो बोला है कि y का मतलब ये वाली लेंथ, x का मतलब ये वाली लेंथ। ठीक है, ये y है, ये x है। ठीक है, और इस पार्ट में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो हम सोचेंगे यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है ना ये R2 है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ R1 है। ठीक है, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है ना, तो ये जो इसका इनका जो डिफरेंस होगा R2 माइनस R1, वही तो ये हमारे नए ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा। पहले तो तुम ये समझो सारी साइड लेंथ की वैल्यू मैंने सही लिखी है या नहीं लिखी है। छोटे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर y है, बेस x है। छोटा ट्रायंगल का मतलब ये वाला ट्रायंगल, और बड़े ट्रायंगल का मतलब है ये वाला ट्रायंगल। तो इस बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर R2 माइनस R1 है और बेस L के इक्वल है, कि यहाँ से यहाँ तक L क्वेश्चन में गिवन। अगर ये लेंथ्स पता है तो उसके बाद हमें पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, ये इस तरह से ट्रायंगल है, ये y है, ये x है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये L है, और यहाँ से यहाँ तक R2 माइनस R1 है। अब मैं यही तो कह रहा हूँ सिमिलैरिटी से कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस पहले वाले ट्रायंगल में और परपेंडिकुलर अपॉन बेस दूसरे वाले ट्रायंगल में सेम होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो y अपॉन x ये इक्वल होगा R2 माइनस R1 अपॉन L से, या ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में भी इसको थीटा टैन थीटा से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही हमें r की वैल्यू पता चल गई, ये r का एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आया है। r की वैल्यू है R1 प्लस x टाइम्स R2 माइनस R1 अपॉन L। ठीक है, तो r की वैल्यू जैसे पता चली तो हम एलिमेंट की रेजिस्टेंस अब सिंगल वेरिएबल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ना मैं दूसरे पेज में लिख रहा हूँ ताकि ये लंबा सा एक्सप्रेशन है। ठीक, हमें एलिमेंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है रो एल, एल का मतलब dx था, रो dx अपॉन एरिया की वैल्यू आई थी पाई। मैं एक काम कर रहा हूँ, कांस्टेंट को अलग कलर रखना चाहता हूँ और वेरिएबल को अलग कलर, पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये एक्सप्रेशन बन जाता है रो dx। मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन करने में तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 सेकेंड में हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अपॉन l। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पाई, ये r है और इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये dr है। अब तुम देख सकते हो कि हमारा जो एक्सप्रेशन है ना वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आ रहा है, x के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल हमारे एक्सप्रेशन में नहीं है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कि r का मतलब होगा इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके आंसर लिखो। कि मैं थोड़ी देर के लिए एक काम करता हूँ ना, इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक काम तुम ऐसे कर सकते हो, हाँ इसको तुम लिख लो a प्लस बी एक्स। ठीक है, एक तरीका है इंटीग्रेट करने का, मेथड नंबर 1। तुम ऐसा कर सकते हो, रो और पाई तो कांस्टेंट है, इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर dx है और नीचे क्या कर रहा हूँ, इसको a प्लस बी एक्स, ठीक है, के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, का होल स्क्वायर। और ये फैमिलियर इंटीग्रेशन है, क्यों, ये फैमिलियर इंटीग्रेशन है। अरे इस इंटीग्रेशन को हम इसलिए इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन का फंक्शन है। ठीक है, अगर x की जगह x का कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है तो हम उसी तरह से इंटीग्रेट करते हैं जैसे x को इंटीग्रेट करते हैं। ये तुम्हें पहले बताया था ना। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो इसको भी इंटीग्रेट करके लिखेंगे a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, लेकिन साथ में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो b भी डिनोमिनेटर में आ जाए। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, लिमिट्स पुट करोगे आंसर आ जाए। एक तरीका तो ये है इंटीग्रेशन करने का। ठीक है, ये तो तुम कर सकते हो, इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ डॉट डॉट डॉट। लेकिन मेरे पास एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है सब्स्टिट्यूशन। मैं इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए ऐसा सोचूंगा, ये जो नीचे वाला जो टर्म है ना ये बहुत लंबा है। ठीक है, नीचे वाला जो टर्म है ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें ताकि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए, कि हम जो अपना इंटीग्रेशन है ना, मतलब ये जो पूरा टर्म है ना, इसको हम कोई नया वेरिएबल अज्यूम कर लें। ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ तक भी आने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहीं पे आर को एक्स के टर्म्स में तो हम चेंज कर ही सकते हैं, और किया, और एक्स के टर्म्स में चेंज करके एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट किया। दूसरा तरीका है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आर को जब हम चेंज करें ना एक्स के टर्म, तो लंबा एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो हमें पसंद नहीं है। क्यों ना ऐसा करें कि इंटीग्रेशन में आर को ही अपना वेरिएबल माने और हम dx को ही dr में चेंज करें। मतलब r को x में नहीं चेंज कर रहे, हम dx को dr में चेंज कर रहे हैं। ठीक, अपना वेरिएबल हम r ही रख रहे हैं। ठीक है, अपने इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो r है। r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता होना चाहिए। r रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारे इस बकेट के अंदर एलिमेंट की रेडियस कितनी है, और रेडियस चेंज करिए। स्टार्टिंग में रेडियस कितनी थी, सबसे पहला एलिमेंट जब तुमने लिया तो उसकी रेडियस कितनी थी, वो r1 थी, और जैसे जैसे हम अगला एलिमेंट ले रहे हैं, अगला लास्ट एलिमेंट है उसकी रेडियस r2 है। ठीक है, और एलिमेंट जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं रेडियस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, ये लेंदी मेथड नहीं यूज करके हम ऐसा भी कर सकते हैं कि dx को ही dr के टर्म्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रो है, पाई है, और इंटीग्रेशन dx अपॉन आर स्क्वायर है ना, dx अपॉन आर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे dx को dr में चेंज करने के लिए
पहले हमें x और r का रिलेशनशिप चाहिए, और x और r का रिलेशनशिप हम निकाल चुके हैं। रिलेशनशिप ये है कि r की वैल्यू है, सॉरी r की वैल्यू आई है r1 प्लस x टाइम्स, इसको चेक करना, r2 माइनस r1 अपॉन l। ठीक है, तो इसको, ये x और r का रिलेशनशिप है, हमें dx की वैल्यू dr के टर्म्स में चाहिए। डिफरेंशिएट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में dr आएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में r2 माइनस r1 अपॉन l, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, टाइम्स dx। ठीक है, तो जैसे ये रिलेशनशिप मिलेगा, तुम्हारा जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, रो अपॉन पाई इंटीग्रेशन dx को dr मल्टीप्लाइड बाई ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो ये वैल्यू होगा dr। तो इसको चेक करते जाओ। तुम लोग इंटीग्रेशन के मास्टर्स हो चुके हो मुझसे पहले, इसीलिए मुझे इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तुमने इंटीग्रेशन तो हजारों बार कर लिया है अपॉन आर स्क्वायर। नहीं, ऊपर मैंने गलती से रो ली, एक्चुअली ये एल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, इसको चेक करो, हर एक टर्म को खुद से चेक करते हुए जाना है, अपॉन पाई r2 माइनस r1। सही लिखा है ना, ये चेक करो, सही लिखा है ना। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dr अपॉन आर स्क्वायर, लिमिट्स r के लिमिट्स क्या क्या होंगे, तो अपने एक्चुअल फिगर में आ जाते हैं। r के लिमिट्स क्या क्या होंगे, r का लिमिट क्या होगा, तो तुम देख के ही बता सकते हो, r की वैल्यू r1 से लेकर के वो r2 तक जा रही है। दूसरा तरीका है मैथमेटिकली, कि x की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहला एलिमेंट x इक्वल 0 पर है, सबसे लास्ट एलिमेंट x इक्वल्स l पर है। तो दूसरा दूसरा तरीका है कि ये जो एक्सप्रेशन था, इसको यूज करके तुम सोचोगे कि जब x 0 है तो उस टाइम में r कितना है, उस टाइम में r की वैल्यू r1 की इक्वल है, और जब x की वैल्यू l है उस टाइम में r की वैल्यू कितनी है, r2 है। तो जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 से l जा रही है तो r की वैल्यू r1 से r2 ही जाएगी। ठीक है, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, और r की वैल्यू r1 से r2 लिखा, इंटीग्रेट किया, ये -1/r की इक्वल आएगा, तो ये 1/r1 माइनस 1/r2 होगा, और 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू लिखोगे तो न्यूमरेटर में r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2 आएगा, और r2 माइनस r1 यहाँ वाले r2 माइनस r1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, मतलब सारे कैलकुलेशन करने के बाद मैं एक दो स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ, वो आएगी रो एल अपॉन पाई r1 r2, ये फाइनल रेजिस्टेंस। कुछ पूछना है किसी को, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो रिजल्ट बहुत सिंपल सा है, ये तुमको याद भी रहेगा वैसे तो। रिजल्ट क्या आता है, देखो, अगर हमारे पास पूरा ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए का मतलब पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कोनिकल शेप की बकेट है, इसके लिए रेजिस्टेंस लिखने जाओगे तो रो एल तक तो ठीक है, लेकिन पाई के साथ रेडियस क्या लो, तो रेडियस तुम इन दोनों रेडियाई का ज्योमेट्रिक मीन ले लो। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब √r1 r2। ठीक है, तो इसका जो मीन रेडियस है ना, वो आर स्क्वायर की जगह तुम r1 r2 लिख दो, तो ये कोनिकल बकेट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट आया है, लेकिन इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा थी। तो जाते जाते मतलब इस क्वेश्चन को के आगे चलते चलते एक पॉइंट और बता देता हूँ,
कि हमने जो x और r को रिलेट किया था ना, उसके लिए उतने मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं थी। अगर तुम अच्छे से वेरिएबल्स की को सेंस कर पा रहे हो तो तुम डायरेक्टली x को r से रिलेट कर सकते थे। अगर तुम यहाँ पर अच्छे से इस ठीक है एलिमेंट पर तुम नजर डालोगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है ना, ये x है। तो x क्या है? x एलिमेंट की डिस्टेंस है। जैसे जैसे ये एलिमेंट दूर जाएगा x बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो x के साथ तुम्हें गेस करना है कि रेडियस की वैल्यू कैसे चेंज करेगी। मैं बिना मैथमेटिक्स के मतलब बिना ट्रिग्नोमेट्री के, मैथमेटिक्स तो ऑब्वियसली सारी चीजें टर्म्स मैथमेटिकल है तो मैथमेटिक्स तो यूज होगी, लेकिन बिना ट्रिग्नोमेट्री के मैं x के साथ r की वैल्यू क्या होगी बता सकता हूँ। कैसे? सबसे पहली चीज तुम समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा है, ठीक है। क्योंकि ये सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा है, तो एक तरीका तो ये है कि अच्छा, एक आसान तरीका तो ये है कि तुम इसको y एक्सिस मानो और इसको x एक्सिस मानो, ठीक है। y एक्सिस मानो और x एक्सिस मानो, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। इस लाइन के जो पॉइंट्स है ना, उनके लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो रेडियस है और जो x कोऑर्डिनेट है वो x है। तो तुम इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन लिखोगे ना, वही r और x का रिलेशनशिप होगा। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स के तुम स्टूडेंट हो तो तुम समझ पा रहे होगे। इसको सीधा तुम लिखोगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लिखा जाए y इक्वल्स mx प्लस c, ठीक है। तो y का मतलब r और स्लोप कितना है, तो स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए ना हमें ये देखना पड़ेगा कि ये स्लोप कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y r2 माइनस r1 है, डेल्टा x l है, तो तुम स्लोप की जगह लिखते r2 माइनस r1 अपॉन l टाइम्स x प्लस, और इंटरसेप्ट कितना होता है, ये r1 होता, ठीक है। तो इस तरह से भी तुम रेडियस की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। और दूसरा तरीका था कि ये सब बिना कुछ सोचे हुए तुम बस इस चीज को अगर सेंस कर पा रहे हो डायग्राम देख करके कि यहाँ पर x के साथ जो रेडियस है, क्योंकि ये स्ट्रेट है सरफेस, जैसे जैसे x बढ़ेंगे ना तो ये जो रेडियस है वो x के साथ लीनियरली वैरी करेगा। x के साथ ये जो r है वो x का हमेशा लीनियर फंक्शन होगा। अगर इतना समझ पा रहे तो फिर आगे का गेम बहुत ही सिंपल है। तुम बोलोगे कि क्योंकि क्योंकि आर एक्स का लीनियर फंक्शन है तो इसको लिखोगे आर इक्वल्स, कोई भी लीनियर किसी भी लीनियर फंक्शन को कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी, और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। क्यों? क्योंकि जब एक्स की वैल्यू 0 है तो तुम्हें आर पता है, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करो और आर की वैल्यू r1 लो, उससे तुम्हें बी की वैल्यू पता चल जाएगी, और फिर x इक्वल्स एल पुट करके ए की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी तुम डायरेक्टली रिलेट कर सकते थे। एनीवे ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब मेडिकल में तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन मेरा पर्पस था कि तुम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। रेजिस्टेंस से रिलेटेड, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो इस एग्जांपल में क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें असाइनमेंट के लिए दे देता हूँ, इसको तुम लोग ट्राई करना। इसमें भी तुम्हें भरपूर तरीके से इंटीग्रेशन एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, मैथमेटिक्स अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना। तो अगला जो क्वेश्चन है, अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन वाले हैं, ठीक है। बचने से काम चलेगा नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम कोई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में तो नहीं बैठने वाले हो, ठीक। कंपटीशन है, लाखों बच्चे बैठेंगे, कैपेसिटी डेवलप करो, अगर नहीं है तो डेवलप करो, प्रैक्टिस करो, और ज्यादा दिमाग को यूज करो, सोचो, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में, ठीक, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रहो और क्वेश्चन पे सोचो जितना सोच सकते हो, ठीक है। तुम्हारा अभी का सोचना कभी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि तुम अपने दिमाग को ट्रेन करोगे, ठीक है। दो फायदा हो, एक तो तुम सब्जेक्ट तो सीखोगे, लेकिन अपने दिमाग को यूज करना भी सीखोगे, ठीक है। अपने अपब्रिंगिंग, सराउंडिंग हैबिट्स की वजह से तुम कैसे एनवायरनमेंट में रहे हो, ठीक, क्या क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हो,
उसके हिसाब से तुम्हारा जो दिमाग है वो ट्रेन होता जाता है। तो अगर तुम अपने दिमाग को यूज ज्यादा करोगे तो उसी तरह से दिमाग भी डेवलप होगा, और अगर दिमाग कम यूज करोगे तो दिमाग ट्रेन हो जाएगा कि कुछ भी हो जाए दिमाग तो यूज नहीं करना, ऐसे ही आंसर करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। ये दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो कुछ इस टाइप का है। इसको थोड़ा समझने, इसको मैं ड्रॉ थोड़ा रफ में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तो एक हॉलो सिलिंड्रिकल शेल, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका सॉलिड है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पूछा जाए कि ये इस तरह का सिलेंडर है, बीच में हॉलो कर दिया गया, बीच में हॉलो कर दिया गया, ठीक है। अब इसके लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर, तो ये बताना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें लेंथ, तो लेंथ की इक्वल होगी, और एरिया वो वाला पार्ट होगा जो कि हॉलो नहीं, मतलब ये वाला जो शेडेड एरिया है ये तुम निकाल सकते हो। ये वैल्यू होगी पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी ऐसे सिलेंडर की। लेकिन मान लो रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे रखा गया, तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो तुम्हारा। ये बिल्कुल कंडक्टिंग है, तो इसके अंदर वाले पार्ट में ना, अंदर वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो इनर सरफेस है, हाँ इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस पे ये पॉइंट है, और आउटर सरफेस पे ये पॉइंट है, और इसके बीच में हम बैटरी लगा देते हैं। अब पूछा गया है कि अगर इस तरह से सिलेंडर को कनेक्ट किया गया है, समझ रहे हो कैसे कनेक्ट किया है? जैसे ही तुम ऐसे बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करोगे ना, तो फिर तो फिर इस सिलिंड्रिकल शेल का कंप्लीट इनर सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, इसको मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये वाला सरफेस जो है कंप्लीट इनर सरफेस, वो हायर पोटेंशियल पर आएगा, और जो आउटर सरफेस है, इस सिलिंड्रिकल शेल का जो आउटर सरफेस है, ये कंप्लीट आउटर सरफेस, ये लोअर पोटेंशियल पर आएगा। ठीक है, ये कैसे ड्रॉ किया ये थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो? अभी तुम लोग क्या मेरे ड्राइंग स्किल्स का टेस्ट लेना चाहते हो क्या? इसको मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास उतना एनर्जी टाइम भी तो चाहिए। इस तरह से ये इस तरह से, तो तुम क्या कह रहे हो कि ये हॉलो है ना, ये वाला पार्ट हॉलो है, ठीक है, इसके अंदर से तुम एंटर करके दूसरी साइड से निकल सकते हो, टनल जैसा है, ठीक है। तो सिलेंडर का शेल है, तो ये जो अंदर वाला सरफेस है ना, अंदर वाले सरफेस को हम क्या करते हैं, बैटरी के हायर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से अंदर वाले सरफेस को बैटरी के हायर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो बाहर वाला सरफेस है ये, इसको हम बैटरी के लोअर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इस तरह से। तो तुम्हें समझना है कि इस सिलेंडर का जो कंप्लीट इनर सरफेस है, ये वाला इनर कर्व्ड सरफेस, ये हायर पोटेंशियल पर होगा, कंप्लीट आउटर सरफेस जो है वो लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो इसमें मतलब अगर मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये सारे पॉइंट जो है ना अंदर वाले सरफेस के, वो 12 वोल्ट पर आ जाएंगे, और ये वाले सारे 0 वोल्ट पर हो जाएंगे। तो करंट कैसे फ्लो करेगा बता सकते हो? इसमें गेस कर सकते हो करंट कैसे फ्लो करेगा? थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। करंट बिल्कुल इस तरह से रेडियली फ्लो करेगा, ऐसे, ठीक, इस तरह से सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, अंदर वाले सरफेस से बाहर वाले सरफेस की तरफ, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये हायर पोटेंशियल पर है। बैटरी से सारा सारा चार्ज पहले यहाँ पर आएगा, और ये बिल्कुल स्प्रेड होगा, और आउटर सरफेस पर कलेक्ट होगा, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इमेजिन कर पा रहे हो करंट कैसे फ्लो करेगा? ठीक है, करंट कैसे फ्लो करेगा, तो बताओ इसके लिए लेंथ क्या होगा और एरिया क्या होगा? ये सबसे लास्ट लेवल के क्वेश्चंस है, लेकिन तुम लोग भी लास्ट लेवल का टैलेंट रखते हो, इसीलिए तुम्हारे सामने ये सब क्वेश्चन रख रहा हूँ। और ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है फिजिक्स में, तो
ज्यादातर केसेस में, हाँ ऑब्वियसली जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2-3 लेवल की के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2-3 लेवल की मल्टीपल स्टेज थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में टफ क्वेश्चन का मतलब होता है मैथमेटिक्स। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, कंसेप्चुअली तो टफ नहीं था लेकिन उसमें मैथमेटिक्स यूज हो, उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स यूज हो जाएगी। कंसेप्चुअली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें लेंथ क्या होगी? गुड। इसमें जो लेंथ होगी वो लेंथ R2 माइनस R1 होगी। तुम देख सकते हो करंट को ना, R2 माइनस किसी भी पॉइंट से करंट को R2 माइनस R1 लेंथ ट्रैवल करनी है। जैसे सिलेंडर में यहाँ से यहाँ तक करंट जाता था, तो करंट ठीक है लोअर से हायर पॉइंट तक कहीं से भी जाए तो उसको L लेंथ ट्रैवल करनी पड़ती, तो यहाँ पे R2 माइनस R1 लेंथ होगी। तो लेंथ तो बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो अलग अलग होगा। और वो क्योंकि स्टार्टिंग में क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, स्टार्टिंग में इस हॉलो सिलेंड्रिकल शेल के इनर कर्व्ड सरफेस के इक्वल स्टार्टिंग में एरिया होगा करंट का के फ्लो करने का क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जैसे जैसे करंट आगे जाएगा तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा, और जो फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ये वाला एरिया है। और रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें पता है कितना होता है, 2πr_l के इक्वल। ठीक है, तो इसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो फॉर इंटरेस्ट। अगर मतलब अगर तुम ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो ट्राई कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन एटलीस्ट तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि इसमें लेंथ क्या है और एरिया क्या होगा, वो थोड़ा इमेजिन तुम्हें कर पाना चाहिए इस स्टेज पे भी। ओके, ऑलराइट। ठीक है, तो पिछली क्लास में मतलब अभी तक के की क्लासेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये दोनों पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे, ओम्स लॉ डिस्कस कर चुके थे, और उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं सर्किट सॉल्विंग में। और सर्किट सॉल्विंग के लिए हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज लिखना बता चुका हूँ, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, राइट। एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज कैसे लिखते हैं वो एक बार एक्सप्लेन किया जा चुका है। एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना चेंज करेगा उसका मैग्नीट्यूड भी लिखना आना चाहिए, और साइन भी लिखनी आनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स तो पिछली क्लास में बताया जा चुका है। पोटेंशियल चेंज लिखने के साथ साथ केसीएल केवीएल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सर्किट सॉल्विंग के स्टेप्स अप्लाई करने के लिए हर एक एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल चेंज लिखना आना चाहिए, और केसीएल केवीएल क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो पिछली क्लास में हमने केसीएल डिस्कस किया था, इसको किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल, ये सब नाम है इसके। ये कुछ नहीं कहता है, ये बस इतना कहता है कि एट एनी जंक्शन, कि तुम लोग कह रहे थे कि इसमें थोड़ा डाउट रह गया है, तो इसमें डाउट की कोई बात नहीं वैसे तो। एट एनी जंक्शन और नोड करंट entering will always be equal to current exiting या current leaving। अब इस सिंपल से लॉ में क्या प्रॉब्लम है, तो ये बस इतना ही कहता है कि कोई हमारे पास इस तरह का नोड है, तो जितना भी करंट एंटर कर रहा होगा, ठीक है, उतना ही करंट लीव करेगा। ठीक है, तो केसीएल अप्लाई करके लिखोगे I1 इक्वल्स I2 प्लस I3। इसमें अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, और ये बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन पर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, ये तो सिंपल सा लॉ है कि नोड पे जितना करंट एंटर हो रहा है उतना लीव करेगा। ये तो तुम लोग पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसीलिए मैंने कल थोड़ा जल्दी बता दिया था, क्योंकि मुझे लगा ये सब तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। इसके बाद मैंने बताया केवीएल। केवीएल में अगर तुम कहते हो कि हाँ थोड़ा डाउट रह गया, तो वो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये इतना भी मतलब तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, केवीएल का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या वोल्टेज रूल या फिर किरचॉफ सेकेंड लॉ या फिर इसी को लूप रूल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका स्टेटमेंट क्या कहता है,
total potential change in any closed loop, around any closed loop in a circuit. ठीक है, total potential change या total voltage, टोटल वोल्टेज ड्रॉप या टोटल वोल्टेज भी लिखोगे तो वो भी उसका मतलब भी वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज चेंज ही होता है। टोटल पोटेंशियल चेंज अराउंड, इंपॉर्टेंट है कि क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, क्लोज्ड लूप। ठीक है, टोटल पोटेंशियल चेंज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन किया था कि क्यों केवीएल हमेशा सर्किट के किसी भी लूप में क्यों फ्लो करेगा, फॉलो होगा, इसलिए बताया था। इसलिए ये लॉ हमेशा फॉलो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का क्लोज्ड पाथ में वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो पोटेंशियल चेंज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्योंकि हमेशा 0 होगा, तो पोटेंशियल चेंज भी 0 होगा। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये जो पॉइंट्स है ना, इनको एक बार मैं रिविजिट करूंगा बाद में, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है, बिल्कुल जैसा जैसा बोला है वैसा ही मान करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद सर्किट सॉल्विंग पे आ गए थे, और सर्किट सॉल्विंग के स्टेप्स बताए थे। और स्टेप्स क्या क्या है सर्किट सॉल्विंग? सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, बताओ? अज्यूम करंट वेरिएबल्स in every branch of the circuit applying KCL। एक तरीका है कि तुम हर एक ब्रांच में ना अपनी मर्जी से जितनी मर्जी उतनी वेरिएबल्स, करंट वेरिएबल्स अज्यूम कर लो, ठीक है। लेकिन ये पहला स्टेप हमारी स्ट्रैटेजी, तो सर्किट सॉल्विंग के मतलब मोर और लेस यही, कोई भी बुक फॉलो करोगे या कोई भी टीचर बताएगा तो मोर और लेस यही स्टेप्स होंगे, लेकिन स्टेप को बताने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो मैं तुम्हें जो स्टेप्स बता रहा हूँ, इसको ही मतलब एक ही तरीका तुम्हें फॉलो करना है, उसी को बार बार फॉलो करना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करूंगा एक प्रॉपर मेथड यूज करो और इसको बार बार यूज करो, ठीक है। जब एक्सपर्ट हो जाओ तो फिर तुम कोई दूसरा मेथड सर्किट सॉल्विंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि सर्किट के हर एक ब्रांच में करंट वेरिएबल अज्यूम कर लो, I1 I2 I3 जितने भी वेरिएबल लगाने लगा लो, लेकिन केसीएल के साथ साथ अप्लाई कर, मतलब पहले स्टेप में केसीएल अप्लाई करते हुए करंट वेरिएबल अज्यूम कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये कोई सर्किट का पार्ट है, तो एक तरीका है मैं इसको I1 मान लूं, इसको I2 मान लूं, इसको I3 मान लूं, तो ये भी वेरिएबल्स अज्यूम। लेकिन दूसरा तरीका है कि अपनी मर्जी से नहीं, केसीएल अप्लाई करते हुए। तो अप्लाई करते हुए का मतलब यहाँ से मान लो I1 आया, तो सॉरी I आया, तो ऊपर वाले में अगर I1 आया, ये इसको I डैश ले लेता हूँ, ये इसको I नॉट ले लेता हूँ, तो दूसरे वाले में जो है ना उसको I माइनस I नॉट लूंगा केसीएल के अकॉर्डिंग। केसीएल कहता है कि तीनों टोटल एंटरिंग लीविंग सेम होना चाहिए, तो अगर I में से I नॉट निकल गया है तो बचेगा कितना, I माइनस I नॉट बचेगा, है ना। तो इसी तरह से तो केसीएल अप्लाई करते हुए करंट वेरिएबल अपने सर्किट के हर एक ब्रांच में अज्यूम करोगे। और दूसरा स्टेप कहता है अब पहले स्टेप में हर ब्रांच में करंट की वैल्यू तुमने किसी भी वेरिएबल के टर्म्स में लिख ली। दूसरा स्टेप कहता है कि जितने भी करंट वेरिएबल्स तुम्हें अपने सर्किट में अज्यूम करने पड़े हैं, तुम अपने सर्किट में उतने ही लूप्स सेलेक्ट करो, ठीक है। ज्यादातर ऐसा ही होगा कि जितने करंट वेरिएबल्स तुमने अज्यूम किए हैं अपने सर्किट में, तुम्हें उससे ज्यादा लूप्स
मिलेंगे, ठीक है। तो तुम्हारी चॉइस है, तुम हमेशा उतने ही लूप सेलेक्ट करोगे जितने की तुम्हारे पास करंट वेरिएबल्स है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप होता है कि अप्लाई अप्लाई एज अप्लाई केवीएल in as many loops as there are current variables in your circuit। ठीक है, क्योंकि कल बता चुका हूँ इसलिए मैंने रफ में लिख दिया है। ओके, ठीक है, क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं कुछ सर्किट्स लेने जा रहा हूँ और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके तुम्हें जल्दी जल्दी आंसर बताना है। और मेरा टारगेट है एटलीस्ट 3 सर्किट अभी हमें लेना है। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल सर्किट, सर्किट भी बनाना एक। तो जो मेथड मैंने बताया है बिल्कुल यही मेथड फॉलो करना है अभी सर्किट सॉल्व करने के लिए। ये तुम्हारी बैटरी हो गई। देखते हैं कौन पहले आंसर देता है इसका। ये है और ये है। और ये है। सॉल्व करो। क्वेश्चन मान लो पूछा गया है कि 6 ओम के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है। इस बार क्वेश्चन मानो कि ये सारे ब्रांचेस में हमें करंट कैलकुलेट करना है, सर्किट को सॉल्व करना है। सॉल्व करो। कोई टेस्ला का फैन है, कोई वॉल्टर लिवन, कोई विराट कोहली। जैन, जैन का भी फैन हो तो। ओके, गुड। ठीक है, आ भी गया आंसर। तुम लोग फैन बनते रहे और बाकी लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। तो अभी का तुम्हारा काम ये है कि इन स्टेप्स को फॉलो करके
सर्किट सॉल्विंग के जो स्टेप्स बताए हैं, इसी को फॉलो करके बहुत सारे सर्किट्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, पहला काम तो ये, फिर आगे सर्किट में कुछ सीख सकते हो। ठीक, ये कन्वेंशनल मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड्स है। सर्किट 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 थ्योरी की पूरी मतलब एक सेमेस्टर होता है, उसमें सर्किट थ्योरी का एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट थ्योरम्स बताए जाते हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा थ्योरम्स बताए जाते हैं अलग अलग तरीके से सर्किट को जल्दी सॉल्व करने का, क्योंकि ये सब तो सिंपल सर्किट है। सर्किट जब बड़ा होता जाएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो उनको इस तरह से इक्वेशंस लिखना और उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम बहुत सारे छोटे छोटे थ्योरम्स बनाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं, जिसको यूज करके थोड़ा जल्दी हम सॉल्व कर पाए सर्किट को। लेकिन सब, और वो सारे थ्योरम जो है, वो सारे थ्योरम्स बेस्ड होते हैं केसीएल और केवीएल पर। तो जो के सर्किट सॉल्विंग का जो बेसिस है ना, वो केसीएल और केवीएल, और केसीएल और केवीएल को छोड़ करके, वो यूज करके कोई भी सर्किट ऐसा नहीं है जिसको कि हम सॉल्व ना कर पाए। और केसीएल केवीएल क्या है, क्या रहा है केसीएल केवीएल का, क्या कहना है तुमसे? केसीएल केवीएल इतना ही तो कह रहा है कि अगर ये सर्किट है, और सर्किट का मतलब बहुत सारे तुम रेजिस्टर्स को ले लो, बहुत सारी बैटरीज को ले लो, उनको ज्वाइन कर, तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, सर्किट फॉर्म करेंगे, तो हर ब्रांच में कुछ ना कुछ चार्जेस फ्लो करने लगे, करंट सेट हो जाएगा, और हर पॉइंट का कुछ ना कुछ वोल्टेज आ जाएगा। तो केसीएल केवीएल कहता है कि जब भी तुम रेजिस्टर बैटरीज को कनेक्ट करते हो, तो अपनी मर्जी से किसी भी ब्रांच में कितना भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। हर ब्रांच में करंट इस तरह से सेटअप होगा कि चार्ज कंजर्वेशन हमेशा फॉलो हो, चार्ज कंजर्वेशन वायलेट ना हो। और दूसरा किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि हर सर्किट में हर सर्किट में करंट इस तरह से सेटअप होगा कि चार्ज कंजर्वेशन वायलेट ना हो, और हर नोड पर वोल्टेज इसी तरह से आएगा कि कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर वायलेट ना हो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट के अंदर इसी तरह से सेटअप होगी जिसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हर पॉइंट पर एसोसिएट होगा। तुम्हारे सर्किट में हर जगह पर, हर ब्रांच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह से सेटअप होगा कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर वायलेट ना हो। और ऐसा तो होना ही चाहिए ना, इन्हीं दोनों प्रिंसिपल पर सर्किट सॉल्विंग बेस्ड है। ठीक है, तो और इनको यूज करके कोई भी सर्किट हो तुम सॉल्व कर ही लोगे हमेशा। ओके, ठीक है, तो लास्ट में अगर मान लो कोई रास्ता ना दिखे, तो केसीएल केवीएल तो हमेशा है हमारे पास सर्किट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप कि हर ब्रांच में कुछ ना कुछ करंट एज्यूम कर लेते हैं। तो करंट एज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले लेटेस्ट से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। फिर ये आई करंट कंडक्टर के क्रॉस से वैसे चलता जाए, यहाँ पे इसको जंक्शन मिलेगा। अब एक तरीका है कि तुम क्या करो कि ऊपर वाले में I1 मान लो और नीचे वाले में I-I1 मान लो, ऐसा मान सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि जब डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा है कि जैसे ही करंट इस जंक्शन पर पहुंचता है, तो ये मैंने मैंने इसके लिए कोई थ्योरम या ये वाला पॉइंट सिखाया नहीं है पहले, लेकिन अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, जो कि मैं मान रहा हूँ कि है, तो तुम इतना नहीं करोगे। तुम बोलोगे कि जैसे ही करंट इस नोड पर पहुंचेगा ना, तो इस नोड पर पहुंचने के बाद करंट को दो रास्ते दिखेंगे, एक ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, तो ये करंट, और दोनों रास्ते करंट के लिए एक ही जैसे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों में क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है। तो अगर एक पे ज्यादा होता है, एक पे कम होता है, तो करंट हमेशा इसी तरह से चलता है ना, कि जो कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता है वहां से ज्यादा करंट जाता है, और ज्यादा रेजिस्टेंस वाले रास्ते पे कम करंट जाता है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस है ना, तो करंट क्या करेगा? करंट बोलेगा नहीं, अगर दोनों सेम रेजिस्टेंस है, तो मैं दोनों, एक में ज्यादा एक में कम क्यों जाऊं, दोनों में इक्वल करंट जाएगा। तो इसमें तुम्हें I/2 और I/2 मान लेने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मान लो तुम्हें नहीं पता है,
तो अगर इसमें I1 मान लेते हो और इसमें I माइनस I1 मान लेते हो, फिर सॉल्व कर लेते हो, तो तुम्हें अलग आंसर नहीं आएगा, सेम ही आंसर आएगा। बस प्रॉब्लम ये होगी कि तुमने अपने सर्किट में एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया है, और एक्स्ट्रा वेरिएबल का मतलब है तुम्हें एक और एक्स्ट्रा लूप में केवीएल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन क्यों लिखो, उससे भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा, मैं अश्योर कर रहा हूँ, तुम चेक भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों में बिल्कुल आधा आधा I/2 करंट आया, और दोनों ज्वाइन होकर के यहाँ पे I करंट हो गया, और फिर 2 ओम के अक्रॉस पास करके अगले जंक्शन पर I करंट आया, और उसके बाद क्या होगा, अब दूसरे जंक्शन पर जैसे करंट आता है ना, तो उसमें अलग अलग करंट जाएगा, तो वो कितना जाएगा हमें पता नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले में I डैश मान लेते हैं, और नीचे वाले ब्रांच में, इस नीचे वाले ब्रांच में I माइनस I डैश मान लेते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने वेरिएबल्स अज्यूम किए, कितने वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स यूज किए हैं, सिर्फ I और I डैश, सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, तो हमें सिर्फ 2 लूप में केवीएल लिखने की जरूरत है। कोई भी 2 लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले आउटर लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये है लूप नंबर 1। ठीक, इसका नाम लिखूं या ऐसे ही लिख दो इक्वेशन, बताओ? इसमें ABCD करने की तो जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे ना। सबसे पहले लूप 1, ठीक है, मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टिंग वायर के क्रॉस चलेंगे, कोई ड्रॉप नहीं हुआ, कंडक्टिंग वायर के क्रॉस कोई, जंक्शन के आगे 12 ओम के अक्रॉस ट्रैवल करना पड़ा, तो 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज कितना लिखेंगे? पहले बताओ, राइज होगा या फॉल होगा? बताओ 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 बताओ। गुड, फॉल होगा, तो हम लिखेंगे माइनस, ये लिखेंगे माइनस 12 I/2 है ना, तो ये -6I हो जाएगा, -6I। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, तो फिर से एक रेजिस्टर मिलता है, और इस रेजिस्टर में भी हम करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर से फॉल होगा, तो -2I। फिर आगे चलते हैं, 6 ओम के क्रॉस ट्रैवल करते हैं इस बार, लेकिन इसमें करंट I डैश है, तो फिर से ड्रॉप होगा, वो होगा -6I डैश। ठीक है, रेजिस्टर के क्रॉस IR के इक्वल ड्रॉप होता है। इस पॉइंट पे पहुंच गए, अब कंडक्टिंग वायर है, कोई चेंज नहीं होगा, कंडक्टिंग वायर है, कोई चेंज नहीं होगा, कंडक्टिंग वायर है, कोई चेंज नहीं होगा, कंडक्टिंग। अब यहाँ पे रेजिस्टर आ गया, जैसे सॉरी बैटरी आ गई, बैटरी के अक्रॉस तुम देख सकते हो, हम इस लूप में ना लोअर से हायर, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो लोअर से हायर जा रहे हैं, तो राइज होगा, तो राइज होगा तो इसमें प्लस लिखना पड़ेगा, और ये 15, और फिर आगे जाकर के लूप कंप्लीट हो गया। अब तुम ऐसा मत करना कि 2 बार लूप में घूम जाना, या एक से ज्यादा 1.5 बार घूम जाना, मतलब बिल्कुल एक साइकिल कंप्लीट करो, और ये इक्वल होगा 0। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर तुम हर एलिमेंट के अक्रॉस ड्रॉप सही से लिख रहे हो, तो इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा कोई लूप सेलेक्ट करते हैं, दूसरा लूप लेटेस्ट से ये वाला सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये है L2। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाले रेजिस्टर के क्रॉस चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये माइनस होगा, 6 होगा, I डैश होगा, और फिर नीचे वाले रेजिस्टर में करंट के अगेंस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लस होगा, 3 होगा, और करंट कितना है, I माइनस I डैश होगा, और ये इक्वल होगा 0 के। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये लूप तो इतना नहीं कर सकते हो, इतना भी नहीं कर सकते हो, तब तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए तुम्हें। इससे ज्यादा आसान क्या होगा? हर बार करंट अज्यूम करो, और जितने भी वेरिएबल्स है उतने लूप्स में KCL KVL अप्लाई कर दो, सॉरी
उतने लूप में केवीएल अप्लाई कर लो। अब इनको तुम सॉल्व करो, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इनको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है 6 2 4 10 1.5। आई की वैल्यू आ रही है 1.5 एम्पेयर और आई डैश की वैल्यू आ रही है, आई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 एम्पेयर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तुम चेक कर लेना ये वैल्यू से, कोई प्रॉब्लम। ठीक, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, अच्छा ये सबने नोट कर लिया ना? ठीक है, कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था, अब ये पता नहीं तुम्हें से कितने लोगों ने सॉल्व किया है। ये सॉल्व किया था सबने? सबका आंसर आया था, मैच कर रहा था सबका आंसर? अच्छा ठीक है, देखते हैं, तो मेरे से भी मैच करा लो एक बार। मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा ड्रॉ करता हूँ। बड़े डायग्राम से क्या होगा कि जब लूप रूल लगाएंगे ना, तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि हम कैसे, ठीक है, एलिमेंट्स के क्रॉस ड्रॉप कैसे लिख रहे हैं, ड्रॉप कैसे लिख रहे हैं। देखो मेरा टारगेट ये है कि एक हफ्ते के अंदर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और फिर नेक्स्ट वीक के अंदर कैपेसिटर और एक दो टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिमेनिंग है। ठीक है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, रास्ता डिफिकल्ट है लेकिन रास्ता तो पार करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और वो डिफिकल्टी ये है कि तुम्हारे पास असाइनमेंट ज्यादा आएंगे। ठीक है, और अगर तुमने गलती से भी, कि जानबूझ के नहीं, गलती से भी बिना असाइनमेंट अटेम्प्ट किए नेक्स्ट क्लास में बैठ गए, तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा। ठीक है, वो बहुत ही बुरा होगा। तो अब तुम लोग डिसाइड कर लो अपने क्या चाहते हो, तुम अपने जीवन में सुख चाहते हो या अपार सुख चाहते हो। ठीक है, यही सर्किट है हमारा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है अगर सुख चाहिए तब तो तुम ऐसा करो, आग बंद करके सो जाओ, क्लास मत अटेंड करो, और या क्लास अटेंड करो और तुम असाइनमेंट सॉल्व मत करो, तो तुम खुश रहोगे। लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर तुम क्लास छोड़ दोगे। और अगर तुम्हें एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर चाहिए, मोक्ष चाहिए, कि तुम अपने मतलब इन सारे टॉपिक्स को इतने अच्छे से समझोगे कि, ठीक है, मतलब ये सारे टॉपिक्स आगे जहाँ लिंक होंगे उसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे, और पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन को अपने लेवल पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मुझे ज्यादा पसंद है मैकेनिक्स से, क्योंकि मैकेनिक्स के जो सेट ऑफ लॉज है वो तो फिक्स्ड है। एक बार अच्छे से अगर अप्लाई करना सीख गया, एक बार अगर अच्छे से अप्लाई करना सीख गए हो, तो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे तुमने कंडक्टर्स का एग्जांपल देखा है, कंडक्टर्स में तुम्हें ट्रस्ट है या नहीं, इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की भी हालत खराब हो जाती है सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, उसमें तुम्हें एक लेवल मतलब दूसरे लेयर पे सोचना पड़ता है। एनीवे, तो अभी जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये धीरे धीरे सब एक साथ लिंक होता जाएगा, आगे और ज्यादा मजा आएगा अगर तुम अच्छे से सीखते हुए बढ़ोगे। एनीवे, हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हर ब्रांच में कुछ भी करंट एज्यूम कर लो। करंट की डायरेक्शन के लिए तुम मत सोचो कि करंट इधर ही होना चाहिए उधर, वो तुम्हारा उसमें कोई रोल नहीं है, तुम किसी भी डायरेक्शन में, बस कंडीशन ये है कि केसीएल को प्रॉपरली फॉलो कर, किसी भी डायरेक्शन में करंट को एज्यूम कर लो। हर ब्रांच में करंट एज्यूम करने के बाद केवीएल अप्लाई कर दो। हाँ, तुम्हें केवीएल की इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एक्चुअल आंसर हमेशा मिलेगा।
ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से करंट इस बैटरी से स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं ऊपर वाली ब्रांच से स्टार्ट करता हूँ। तो ये मुझे ज्यादा सुटेबल लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ऊपर 3 वोल्ट है। ठीक है, तो मैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी है, तो ये ज्यादा पावरफुल होगी। तो इसी ये वाली जो बैटरी है ना, करंट कुछ ऐसे फ्लो कराना चाहिए, तो मैं ऐसे करंट मान रहा हूँ। लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर तुम करंट को यूं भी मान लेते हो ना, इधर से मान लेते हो और इसमें करंट यूं भी मान लेते हो, ऐसे मान लेते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाहूँ समझ रहे हो ना? सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, जो भी प्रॉपर आंसर। ठीक, आई करंट, ये 3 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। आई करंट यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से जंक्शन मिला, डिवाइड होगा, तो एक ब्रांच में हम अज्यूम कर लेते हैं आई डैश, और दूसरी ब्रांच में अज्यूम कर लेते हैं आई माइनस आई डैश। अब बताओ कितने वेरिएबल्स? अब ये दोनों करंट क्या करेंगे ना, यहाँ से आई 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 माइनस आई डैश आएगा, यहाँ से आई डैश है, ये दोनों मिलकर के आई हो जाएगा, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आकर के टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब लूप कंप्लीट हो जाएगा, और हर ब्रांच में तुमने करंट अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये पहला स्टेप कंप्लीट। देख लो, हर ब्रांच में करंट हमने अज्यूम कर लिया है। कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, तो कोई भी दो लूप सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से, कोई भी 2 लूप सेलेक्ट कर लो। कौन कौन से लूप सेलेक्ट करने चाहिए? तो सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ आउटर लूप। तो तुम कोई दूसरा लूप सेलेक्ट कर रहे हो तो तुम कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी लिबर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले लूप 1 के लिए, सबसे पहले लूप 1 के लिए लिखते हैं। ठीक है, लूप 1 के लिए लिखते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसको, ठीक, कहीं से भी स्टार्ट करके सेम पॉइंट पर बस आना, ये याद रखना है तुम्हें। लूप 1 के लिए बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ से चलते हैं कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर कर रेजिस्टर मिल गया, तो रेजिस्टर को के अक्रॉस ट्रैवल कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो माइनस होगा, और रेजिस्टेंस तो 1 है, तो आई आर की वैल्यू होगी आई माइनस आई डैश। ये रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा। फिर उसके बाद बैटरी मिल गई, लेकिन बैटरी में इस बार हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब कि क्या, मतलब ड्रॉप होगा, तो ये -1। ठीक है, लेकिन अभी लूप तो अभी आधा ही हुआ है। यहाँ से आगे जाते हैं कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, बैटरी पे आ जाते हैं। तो बैटरी पे आ गए, उसके नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गए। अब बैटरी के अक्रॉस नेगेटिव से पॉजिटिव पर आते हैं। ठीक है, तो राइज कर रहे हैं, इसका मतलब है क्या लिखना पड़ेगा? प्लस क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? +3। ठीक है, और अभी भी लूप कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर एक बार हम रजिस्टर के क्रॉस ट्रैवल कर रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करने की वजह से यहाँ पे आएगा माइनस माइनस आई आर। तो आर 1 है, तो ये माइनस आई के इक्वल आएगा, और ये इक्वल होगा 0। पहले जो लूप की इक्वेशन लिखी है, इसके किसी भी एलिमेंट के क्रॉस ड्रॉप की वैल्यू में कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो अभी पूछ लो। ओके, ग्रेट, अच्छी बात है। तो ये इक्वेशन में सही से माइनस आई और ये प्लस आई डैश, तो आई डैश, ये आ जाएगा आई डैश, इसको पहले माइनस ट्वाइस आई डैश, माइनस ट्वाइस आई डैश, और प्लस माइनस ट्वाइस आई प्लस आई डैश, और ये इक्वल हो जाएगा, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना? तो एक काम करता हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। चेक करो, तो ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरा लूप कोई सेलेक्ट करते हैं। दूसरा लूप कौन सा लिया जाए? तो कोई भी ले सकते हो। तो दूसरा लूप हम ये वाला लूप सेलेक्ट करें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, यहाँ जाते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा लूप 2 का। ऊपर वाले रेजिस्टर में हम करंट के अलोंग माइनस आई हो गया, तो ये माइनस है,
इसमें इक्वेशन में कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? तुम लोगों ने चेक किया सबने? ठीक है, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कंडक्टिंग वायर है, कोई ड्रॉप नहीं होगा। रेजिस्टर है, रेजिस्टर में करंट के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, तो फॉल करेगा पोटेंशियल माइनस आई आर, तो आर 1 है, तो ये फिर से आएगा आई माइनस आई डैश। ठीक है, अब उसके बाद बैटरी आ गई। बैटरी में हम फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, फॉल करेगा -1। उसके बाद आगे चलते हैं, 2 वोल्ट की बैटरी आई, लेकिन इस बार नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो राइज करेगा। ठीक, कितना राइज करेगा? +2। ठीक है, अब फाइनली हम रेजिस्टर के अक्रॉस फिर से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम रेजिस्टर के अक्रॉस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक, करंट तो इधर जा रहा है, ठीक है, आई डैश, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, राइज कर रहे हैं, प्लस आई डैश। ठीक है, और ये इक्वल होगा 0। ठीक है, तो इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लोगे, ये -+2i डैश माइनस, तो ये वैल्यू आ रही है, ये क्या वैल्यू आ रही है जरा बताओ तो। आई के साथ क्या आएगा? -i, और ये प्लस प्लस, तो ये प्लस ट्वाइस आई डैश, और ये इक्वल्स 1, यही है ना? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आई माइनस ट्वाइस, सॉरी हाँ, -2i डैश। इसको आंख बंद करके तुम लोग मत लिखो, इसको थोड़ा चेक करते जाओ। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आंसर जो मुझे दिख रहा है, आई की वैल्यू आ रही है 1 एम्पेयर, और आई डैश की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बहुत हो गया। 1 है या -1 कैसे? ओ सॉरी, ये पहले जो आया था ना, ये -1 था, तो मैंने दिमाग में -1 लिखा, बोर्ड पे नहीं लिखा, और ये यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है पता है? इन इक्वेशंस को सॉल्व, अरे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दूसरी जो इक्वेशन है ना, वो है 2i माइनस 2i डैश इक्वल्स 2। तो एक इक्वेशन तुम्हें ऐसी आ रही है कि 2i माइनस आई डैश इक्वल्स 2, और दूसरी इक्वेशन आई 2i माइनस 2i डैश इक्वल्स ये 4i डैश इक्वल्स 2, यही है ना दूसरी इक्वेशन? हाँ, तो अब इन दोनों इक्वेशन, तो 2i में हम आई डैश करें सब्ट्रैक्ट, या 4i डैश सब्ट्रैक्ट करें, सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि ये 0 है। ठीक है, तभी इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू सेम आ रही है। ये आई डैश 0 होगा तभी, और आई डैश अगर 0 है तो आई की वैल्यू 1 होगी। थेवेनिन्स थ्योरम मैं बताऊंगा क्लास में बहुत ब्रीफ में, तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं क्लास में जितना, तो कोई ऐसा थ्योरम जो तुम्हारे कोर्स का नहीं है, लेकिन तुम्हें मान लो कंपटीशन में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है, तो बताया जाएगा, अगर वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा और वो सिंपल होगा। ठीक है, अगर तुम्हें फायदा दे एग्जाम में, लेकिन उसको सीखने के लिए तुम्हें अच्छी खासी मेहनत टाइम देना पड़ेगा, वो बड़ी थ्योरी, तो वैसी चीज तुम्हारे क्लास में नहीं मैं लूंगा। थेवेनिन्स आएगा। चलो ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को असाइनमेंट के लिए दे देता हूँ, सर्किट सॉल्विंग के, और बस तुम्हें असाइनमेंट में यही करना है कि इन सारे सर्किट्स को सॉल्व करना है केसीएल केवीएल अप्लाई करके। अगर तुम्हें कोई और दूसरा मेथड पहले से पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला मेथड पता है, तो वो सब अभी अप्लाई नहीं करना है, अभी सिर्फ केसीएल केवीएल अप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करके आंसर मैच कराओ।
ठीक है, कम से कम ये एश्योर हो जाए KCL की भी सही से अप्लाई करो। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट की जैसे हम KVL अप्लाई करते टाइम में, तो मान लो तुम करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में कि मान लो हमने I डैश लेफ्ट टू राइट एज्यूम किया है, लेकिन एक्चुअल में करंट मान लो राइट टू लेफ्ट है, तब तो हम लूप में करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करना, फॉल करना चाहिए। तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तुम KVL अप्लाई कर रहे हो, तो जो अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट है, उस अज्यूम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ड्रॉप या राइज लिखोगे, फॉल या राइज लिखोगे, समझे? तभी इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर लास्ट स्लाइड। अच्छा, आज मुझे लगता है कि मैंने डाउट्स के लिए बोला था, सुहाना तुम्हें भी बोला था, मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगा, अभी क्लास हो गई है ज्यादा, तो कल मैं तुम्हें सुबह में बता दूंगा, ठीक। और इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ लो, KCL KVL में या आज की क्लास में कुछ पूछना है तो। ठीक, यही तो है लास्ट स्लाइड, यही 2 ही स्लाइड तो है इसके। ये वाला है। ठीक है, क्लास ओवर। सर इसमें ये शॉर्टकट नहीं है? नहीं, सर शॉर्टकट तो बहुत सर इसमें हाफ है ना सर, देखो, बराबर। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रेजिस्टर। इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का मतलब पूरी इलेक्ट्रिकल थ्योरी हम पढ़ते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो चाहे तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई क्वेश्चन लाओ या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, वो मेरे फिंगर टिप्स पर होगा। ओके, मतलब इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर के जो मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, मैं क्लास में आता हूँ, थैंक यू।